हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक जो हमारा पेंडिंग रह गया था किसी वजह से, ठीक है, फ़ोन थोड़ा सा हैंग हो गया था, इस वजह से मेरे को यहीं पे ही स्टॉप करना पड़ा। तो हमने कितना कर लिया था इसके अंदर बेटा? इसके अंदर मैं एक बार बता देती हूँ आपको कि हमने इसके अंदर आपका पार्टिकल जो स्टेप पोटेंशियल के अंदर, यानी कि आपका जो पोटेंशियल स्टेप है, यानी कि सिंगल स्टेप बैरियर है, उसके अंदर हम बात कर रहे थे। सिंगल स्टेप बैरियर के अंदर हमने जस्ट एक स्टेप बनाया है जिसके अंदर एक ही हमारे पास बैरियर आ रहा था, और इस बैरियर के कॉरस्पॉन्डिंग हमने ये बताया था कि यहाँ पे एक हमने पोटेंशियल डिफाइन करा था। वो पोटेंशियल कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पे जब x इज इक्वल टू आपका 0 है, इससे कम अगर कोई भी वैल्यू है आपकी x की, वहाँ पे जो v ऑफ x है वो आपका 0 है, और यहाँ पे v की वैल्यू कितनी है आपकी? v0 है, ठीक है। तो आपने ये कहा कि ये चीज़ तो हमें आ गया, तो आपने उस पार्टिकल की यहाँ अगर उसकी एनर्जी इस पोटेंशियल से v0 से क्या है आपकी ज़्यादा है, तो आप किस तरीके से उसकी जो एनर्जी है, क्योंकि हम एक अल्फ़ा पार्टिकल, एक हमने जो पहले लिया था वो क्या लिया था? अल्फ़ा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2m बाय हमारा एच कट का स्क्वायर आया था, राइट। यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा? इसी तरीके से इसको कुछ कंसिडर करना पड़ेगा। वहाँ पे तो जस्ट इतनी ही टर्म इसलिए रही क्योंकि जो हम वन डायमेंशनल बॉक्स लेके चल रहे थे उसके अंदर जो ये रीज़न था हमारा, ये वाला रीज़न, इसके अंदर तो पोटेंशियल का होने की जो पोटेंशियल था, यानी पार्टिकल इस रीजन के अंदर कन्फाइंड है, तो यहाँ पे हम कोई भी फोर्स नहीं लगा रहे, जिसकी वजह से v की वैल्यू कितनी हो गई थी? 0 हो गई थी। तो यहाँ पे कोई भी v की टर्म ही नहीं आएगी, ठीक है, यहाँ पे कोई भी v की टर्म नहीं आएगी। अब यहाँ पे अगर हम उसको लेके चल रहे हैं, तो अगर हमारा e ज़्यादा है तो सिंपल ये वाली वैल्यू रह जाएगी। अगर e ज़्यादा है तो यानी कि e की टर्म ये वाली है अपनी, e टर्म अपनी ज़्यादा है किससे? v0 से, तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी रियल और एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसका मतलब ये हमारा बैरियर को पेनिट्रेट करके जा सकता है, राइट। अगर हम क्या लेके चल रहे हैं? अपनी लेस देन v0 अगर एनर्जी लेके चल रहे हैं तो वो इमेजनरी आएगा। और अगर हम ये कह रहे हैं कि यहाँ जो पार्टिकल था हमारा, इस पे, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पार्टिकल है और इसकी एनर्जी मेरी क्या है? इस पोटेंशियल से कम है, ठीक है। अगर इस पोटेंशियल से मेरी एनर्जी कम है तो मैं जस्ट क्या करूँगी? रिफ्लेक्ट करूँगी, अंदर ट्रांसमिट नहीं हो सकती हूँ, ठीक है, इसके बॉक्स के अंदर नहीं जा सकती हूँ। ये तो क्या बात थी? अपनी क्लासिकल वाली बात थी, ठीक है। लेकिन क्वांटम आया, क्वांटम ने ये कहा कि जब क्वांटम मैकेनिकली इसको परफॉर्म किया गया तो वहाँ से पता चला कि जो हम पार्टिकल, क्योंकि ई की पावर आइटा के एक्स की फॉर्म में आप इसको बता रहे हो, इसका मतलब ये एक वेव फॉर्म है। अगर वेव फॉर्म है तो इसका मतलब क्या कहता है कि अगर आप वेव फॉर्म के अंदर, अगर आप वेव फॉर्म के अंदर क्या कर रहे हो? इसको यहाँ पे ले रहे हो, और आपकी एनर्जी जो है वो आपकी पोटेंशियल से क्या है? आपकी ज़्यादा है। अगर पोटेंशियल से ज़्यादा होगी तो थोड़ा सा तो रिफ्लेक्शन होएगा और थोड़ा सा क्या होएगा? ट्रांसमिशन इसका हो जाएगा। यानी कि आपको दो कंपोनेंट मिलेंगे, वन कंपोनेंट ऑफ द रिफ्लेक्शन एंड अदर वन इज ऑफ द ट्रांसमिशन, ठीक है। अगर हम क्या लेके चल रहे हैं? अपनी एनर्जी को इसकी एनर्जी से कम लेके चल रहे हैं, तो ये कह रहा है कि जो रिफ्लेक्शन है वो हमारा है अप्रॉक्सीमेटली यूनिटी आ जाएगा। जैसे इसने कहा कि भाई टोटली रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो हम ये कहेंगे कि हाँ अप्रॉक्सीमेटली यूनिटी आ जाएगा, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ ना होने की भी क्या है? 0 है, ठीक है। यहाँ ना होने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी है? अपनी नॉन ज़ीरो प्रोबेबिलिटी होगी इस रीजन के अंदर आने की भी। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं से वहाँ पे उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी निकल आई कि वो क्या करेगा? इसको, इस ये जो ब्लैक कलर की वॉल है इसको पेनिट्रेट करके इसके राइट हैंड साइड आ जाए, ठीक है। तो अगर वो इधर आता है अपना, तो हमें क्या करना है? वही चीज़ें हमें, एक तो E इज़ ग्रेटर देन V0 और एक इज़ लेस देन V0, इन्हीं के ऊपर ही क्या करना है? जब हम सिंगल स्टेप बैरियर लेके चल रहे हैं तब इनको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम क्वांटम के बारे में भी लिख देते हैं, क्वांटम के बारे में भी लिख लो। ये तो आपने लिख लिया होगा ना लास्ट क्लास के अंदर। अब क्वांटम के बारे में लिख लो। इन क्वांटम मैकेनिक्स particle is assumed to behave like a wave incident on
step from left, and for E is greater than V naught, particle suffer partially reflected and partially transmitted at x is equal to 0, but for E is less than V naught, reflection coefficient comes to be unity, but still the wave function is non-zero in region x is greater than to 0। ठीक है, इसका मतलब इस वाले में अगर मैं यहाँ पे उसको लेस कर रही हूँ तो भी हमारी यहाँ पे आने की प्रोबेबिलिटी पूरी तरीके से 0 हो जानी चाहिए थी, लेकिन फिर भी ये कहता है कि जो वैल्यू है वो हमारी कितनी आई है, नॉन ज़ीरो आई है। तो इसका मतलब अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है ना, इसके अंदर इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर फाइंड आउट करना पड़ेगा तो आपने दोनों केसेस को लो और रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन जो आपने बोला है उसको कैलकुलेट करो, बस यही तो काम है अब अपना। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले अपनी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लेके चलते हैं और फर्स्ट कंडीशन अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आप लेके चलिए वन डायमेंशनल टाइम independent Schrodinger wave equation is d2 psi by dx का स्क्वायर प्लस में 2m by h कट का स्क्वायर e माइनस में v psi इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको इसके अंदर क्या करने पड़ेंगे, वो केसेस लेने पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो फर्स्ट केस में लेके चल रही हूँ आपका E इज़ ग्रेटर देन V नॉट, यानी कि पॉजिटिव वाला लेके चल रही हूँ। ठीक है, अगर मैं ये पॉजिटिव वाला लेके चल रही हूँ E इज़ ग्रेटर देन V नॉट वाला, ठीक है, तो इसके अंदर हम जो स्क्रोडिंजर इक्वेशन है उसको दो तरीके से उसमें लिख सकते हैं, एक तो लेस देन और एक ग्रेटर देन वाला। ठीक है, तो आपको पता है ये हमारे पास पोटेंशियल स्टेप था ये वाला। ठीक है, इस तरीके से ये क्या है, x इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो एक तो इसका x इज लेस देन 0 वाला काम होएगा और एक x इज ग्रेटर देन 0 वाला होएगा। x इज ग्रेटर देन वाला जो हमारे पास 0 वाला है, इसमें जो पोटेंशियल है वो हमारा v नॉट ही रहा है, और यहाँ पे जो रीज़न है आपका, जब x इज लेस देन 0 है आपका, इस टाइम पे पोटेंशियल किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। वो मैं आपको डिफाइन पहले करवा चुकी हूँ। तो इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग जो आपकी स्क्रोडिंजर इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, अगर मैं ये वाला रीजन लेके चल रही हूँ तो v तो 0 है, इसका मतलब d2 psi by dx का स्क्वायर प्लस में 2m by h कट का स्क्वायर e psi इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने ग्रेटर देन 0 लेके चला तो यहाँ पे ग्रेटर देन 0 के अंदर v नॉट हो जाएगा। यहाँ पे क्या पुट किया जाएगा बेटा, v नॉट पुट किया जाएगा। ठीक है, फिर आपको उसकी कॉरस्पॉन्डिंग लेना पड़ेगा। तो अगर आप ये वाला लेके चल रहे हो देन फॉर x इज लेस देन 0, ठीक है, x इज लेस देन 0 था ये, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देन फॉर x इज लेस देन 0 v इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो इसको नाम दे देते हैं फर्स्ट। सो इक्वेशन फर्स्ट बिकम, जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है वो कितनी हो जाएगी, d2 psi by dx का स्क्वायर प्लस में 2m by h कट का स्क्वायर ई साई इज इक्वल टू 0। ठीक है, और जैसे हमने वहाँ पे भी इसको क्या पुट किया था, क्योंकि हमें ये जो इक्वेशन लेके चलनी है ये हमें जो हार्मोनिक की जैसे उसमें आती है या सिंपल अपनी जो होमोजीनियस उसमें आती है उसके जैसे बनानी है, तो इसका कॉफिशेंट को भी मैं कुछ ना कुछ कंसिडर कर लेती हूँ। ठीक है, तो कंसिडर अगर कर रही हूँ तो ये कितना हो जाएगा, d2 psi by dx का स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा, k1 का स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब k1 किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2m e by h कट का
स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब ये कहता है कि यहाँ पे अब आपका कौन सा लेके चलो, दूसरे वाला, यानी कि कौन सा, आपका x इज ग्रेटर देन 0 वाला। इस पे तो हमें पता है v हमारे पास v नॉट फंक्शन के इक्वल है, तो हमारे पास जो इक्वेशन सेकंड है, तो देन इक्वेशन सेकंड बिकेम क्या हो जाएगी आपकी इक्वेशन सेकंड, डी टू साई बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस में 2m बाई एच कट का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा e माइनस में v साई इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। लेकिन v किसके इक्वल है आपका, v नॉट के इक्वल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस पूरे को ही क्या कंसिडर कर लेते हैं, k2 कंसिडर कर लेती हूँ। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, डी टू साई बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस में आपका k2 का स्क्वायर साई इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, आपका 0 के इक्वल हो जाएगा, जहाँ पे k2 की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट ऑफ 2m बाई एच कट का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, e माइनस में v नॉट आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों वैल्यूज हमारे पास इसके अंदर आ गई हैं। अब हमें क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज के सॉल्यूशंस आपको लिखने हैं। ठीक है, तो दोनों वैल्यूज के सॉल्यूशन जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इस टाइप की जो इक्वेशंस होती हैं, ये वाली जो मैंने बनाई थी पहले अल्फा के साथ बनाई हुई है ना, तो उसके अंदर क्या होते हैं, दो इमेजिनरी टर्म्स आती हैं। तो आप कोई भी c1 e की पावर आइटा अल्फा एक्स था प्लस में c2 e की पावर माइनस आइटा अल्फा एक्स आया था, यही आया था। अब भी क्या होंगी, यही आपकी इक्वेशंस इसके अंदर आएंगी। ठीक है, तो अगर यही इक्वेशंस आएंगी तो दोनों को भाई बताओ इसके अंदर। ठीक है, तो दोनों को अगर बताना है तो आपके पास क्या आएंगी, यहाँ पे फर्स्ट केस लेके चलेंगे जब x की वैल्यू लेस देन 0 है, नेक्स्ट केस लेके चलेंगे जब x की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो दोनों को हम इनके सॉल्यूशन के फॉर्म में लिख लेते हैं अब। ठीक, तो इनको दोनों के सॉल्यूशंस लिख लेते हैं। इस इक्वेशन को नाम दे देती हूँ मैं सेकंड, इसको नाम दे देते हैं हम थर्ड। ठीक है, देन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड आर रिस्पेक्टिवली आर क्या हो जाएंगे, पहले का लिख रहे हैं तो साई 1 इज इक्वल टू ए की पावर आइटा k1 x प्लस में b e की पावर माइनस में आइटा, यहाँ कितना हो जाएगा आपका k1 x। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट के लिए बता रहे ना, तो साई 1 के अंदर तो खाली k1 था, इसीलिए दोनों जगह 1 1 आएगा। ठीक है, ये किसके लिए था, जब x इज लेस देन 0 था, वो वाला केस था। ठीक है, तो साई 2 किसके इक्वल हो जाएगा आपका c e की पावर कितना हो जाएगा आइटा k2 x प्लस में d e की पावर माइनस में आइटा k2 x हो जाएगा, और ये x इज ग्रेटर देन 0 है। अब आपको पता है कि ये माइनस का साइन तो इसलिए आया कि जो भी रे थी उसका रिफ्लेक्शन दिखा रहा है ये। ठीक है, तो जब हमने x इज लेस देन 0 किया था तो उसके अंदर तो मुझे पता है कि वहाँ पे रिफ्लेक्शन पॉसिबल हो सकता है, इसका मतलब a और b दोनों एग्जिस्ट करेंगे। लेकिन जब ये इस रीजन के अंदर आ जाता है तो यहाँ से सिर्फ एक ट्रांसमिशन यानी इंसिडेंट होकर ट्रांसमिशन ही आएगा, एक और रिफ्लेक्ट इसके ऊपर नहीं आएगा। ठीक है, अगर रिफ्लेक्ट नहीं आएगा इसका मतलब ये जो सेकंड टर्म डी वाला कॉफिशिएंट है, ये वाला क्या हो जाएगा आपका डी 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रिफ्लेक्टेड टर्म्स आएगी ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आपने बोला है उसको लिख लो, क्या क्या लिखनी है, देखो हमारा जो वेव फंक्शन है आपका 1 है और 2 है। ठीक है, 1 है वो फर्स्ट रीज़न की वजह से है। ठीक है, सेकंड रीज़न की वजह से है। ठीक है, तो फर्स्ट रीज़न के अंदर दो टर्म्स आ रही हैं, दोनों एक इंसिडेंट और एक रिफ्लेक्टेड की है। यहाँ पे ये खाली ट्रांसमिट वाली है, रिफ्लेक्टेड वाली 0 हो जाती है क्योंकि और कुछ उसमें रिफ्लेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो यही आपको लिखना है इसके अंदर कि फ्रॉम, इन दोनों को या तो कोई नाम दे दो भाई। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं, इसको थर्ड फोर्थ ये आपने लिख रखा है तो इसको दे दो फोर्थ, और ये है मेरी फिफ्थ इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो कि इन फिफ्थ इक्वेशन, जो हमारी फिफ्थ इक्वेशन है उसमें द फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंट्स ए wave traveling along positive x-axis in
रीज़न फर्स्ट, यही तो बोल रही हूँ, ये मेरे पास पोटेंशियल स्टेप था, ठीक है। ये x इज इक्वल टू 0 है, ये मेरा फर्स्ट रीज़न है, ये मेरा सेकंड रीज़न है। तो यहाँ से मैं एक वेव इसके ऊपर इंसिडेंट कर रही हूँ, तो यानी कि ये ट्रैवल कर रही है इसके अलोंग। बस फर्स्ट वेव किसकी वजह से, इसके अलोंग ट्रैवल करने की वजह से आ रही है, ठीक है। फिफ्थ इक्वेशन में फर्स्ट टर्म इसके इधर जाने के लिए आ रही है, ठीक है। और उस टर्म को मैंने बोला कि पार्शियली उसका रिफ्लेक्ट और पार्शियली ट्रांसमिट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि इन द फर्स्ट रीजन एंड इंसिडेंट ऑन द स्टेप फ्रॉम लेफ्ट एंड सेकेंड टर्म रिप्रेजेंट, सेकेंड टर्म किसकी वजह से, जैसे इसके ऊपर इंसिडेंट हुई तो इसका हाफ क्या हो गया, इसके अंदर से रिफ्लेक्ट हो गया। तो रिफ्लेक्ट जैसे गई थी वो रिफ्लेक्ट होके आई है, तो जितना साइन प्लस का था उतना ही नेगेटिव का साइन हुआ है, ठीक है। तो यानी कि ये माइनस एक्स डायरेक्शन के अंदर जा रही है, ठीक। तो रिप्रेजेंट ए reflected wave traveling along negative x-axis in रीज़न फर्स्ट, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड रीज़न के अंदर। सेकंड रीज़न के अंदर तो ये खाली ट्रांसमिट हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेकंड रीज़न के अंदर जो फर्स्ट टर्म है वो जस्ट किसकी वजह से है, जो हम सेकंड रीज़न के अंदर ट्रांसमिटेड वेव दे रहे हैं सिर्फ उसकी वजह से। लेकिन वो ट्रांसमिट वेव दोबारा से कहीं से रिफ्लेक्ट होके यहाँ नहीं हो रही है, इसीलिए डी जो इसका पार्ट है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए हमने फिफ्थ बोला था, फर्स्ट यानी कि फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन वाले को सिक्स्थ इक्वेशन माना हुआ है, ठीक है। तो उसके अंदर जो फर्स्ट टर्म है, द फर्स्ट टर्म इज ए वेव मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन रीजन सेकंड, that is it is a transmitted wave, ठीक है। and second term is represent a wave moving along negative x-axis in second reason, but as there is no reflection in second reason, so d is equal to 0, ठीक है। तो d वहाँ पे 0 हो गया। देन इक्वेशन सिक्स्थ बिकेम psi 2 इज इक्वल टू सी ई की पावर आइटा के टू एक्स। यहाँ पे जो डी वाला पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपके पास क्या हुई, एक तो फिफ्थ इक्वेशन लेनी है और एक सेवन्थ लेनी है अब, ठीक है। आप सिक्स के साथ अब डील नहीं करोगे, अब आप सेवन्थ के साथ डील करोगे। अगर मैं सेवन्थ के साथ डील कर रही हूँ तो फिर वही क्या करना पड़ेगा, जो आपने वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स में लिया था, क्या उसके ऊपर बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करी थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, हमें वही बाउंड्री कंडीशंस क्या करनी पड़ेंगी, अप्लाई करनी पड़ेंगी। बाउंड्री कंडीशन किस पे थी, एक्स इज इक्वल टू 0 के उसमें थी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, एक तो हम इन दोनों साइड फंक्शंस को इक्वल कर देते हैं एक्स इज इक्वल टू 0 करके, और एक इनका फर्स्ट डेरिवेटिव भी क्या कर देते हैं, हम इक्वल कर देते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा तो हुआ है ना साइड फंक्शन की प्रॉपर्टीज, क्या कि जो फंक्शन है वो भी हमारा कॉन्टिन्यूस रहना चाहिए और फर्स्ट डेरिवेटिव भी कैसा होता है, इसका कॉन्टिन्यूस होता है, इसीलिए उस पॉइंट के ऊपर वो कॉन्टिन्यूस होता है। इसीलिए मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, इनको फर्स्ट डेरिवेटिव भी इसका इक्वल कर सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, द
एम्पलीट्यूड इनके बारे में बता देते हैं, ABC के बारे में। ABC ऑफ इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड एंड transmitted wave can be determined from बाउंड्री कंडीशन। जैसे हमने वहाँ पे भी तो हमारे पास क्या आया था, 2 आइटा ए साइन ऑफ एक्स था, तो हमने ए को नॉर्मलाइज करके उसकी वैल्यू करके उसको सॉल्व, क्योंकि ए और बी भी तो आया था सच्ची, ए और बी दोनों आए थे ना, तब आपने x इजिकल टू ए, एक्स इजिकल टू 0 दोनों लिए थे, और फिर ए को आपने ये बोला था ये माइनस ऑफ बी के इक्वल होता है, तभी तो अपना 2 आइटा ए आया था। तो यानी कि आपने उसको बाउंड्री कंडीशंस वहाँ पे अप्लाई कर दी थी, यानी अब मुझे यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन क्या हो गया, x इजिकल टू 0 पे साई 1 साई 2 भी इक्वल होगा, और सेकंड बाउंड्री कंडीशन x इज इक्वल टू 0 पे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, ये हमें लगानी है, तो आप लिखोगे द फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन इज दैट द वेव फंक्शन मस्ट बी continuous at x is equal to 0, that is साई 1 किसके इक्वल होना चाहिए, साई 2 के इक्वल होना चाहिए एट x इज इक्वल टू 0 के ऊपर। ठीक है, एंड सो हमारा x तो 0 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से तो खाली c बचा और वहाँ से a प्लस बी बचेगा, तो a प्लस बी किसके इक्वल हो जाएगा, आपका c के। इसको मैं मान लेती हूँ 8th कंडीशन। ठीक है, एंड ठीक है, 5th और 7th जब हमने उसके अंदर x इज इक्वल टू 0 और दोनों को इक्वल किया तब ये आया था। ठीक है, एंड सेकेंड बाउंड्री कंडीशन इज दैट करली साई 1 बाई करली x इज इक्वल टू करली साई 2 बाई करली x एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो साई 1 था बेटा वो कितना था, a e की पावर आइटा k1 x प्लस में b e की पावर माइनस में आइटा k1 x था। ठीक है, तो करली साई 1 बाई करली x किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से देखो आइटा k1 ये तो दोनों के अंदर है, तो दोनों में से ही मैं बाहर निकाल रही हूँ पहले ही। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, k e की पावर आइटा k1 x हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में आइटा k1 बाहर निकलेगा, तो माइनस में यहाँ लगा देती हूँ, आइटा k1 मैं इनिशियली आपका कर चुकी हूँ आगे, e की पावर यहाँ कितना हो जाएगा b e की पावर माइनस में आइटा k1 x हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। फिर हम सेकंड वाला करली साई 2 बाई करली x करना है, तो इसमें साई 2 तो सिर्फ ये वाला था, इसका x करूँगी तो आइटा kx k2 जो है वो बाहर आएगा। ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, आपका k2x था, तो आइटा k2 मेरा बाहर हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा आपका c e की पावर आइटा k2 x। ठीक है, अब क्या कहता है, ये दोनों x को तो 0 पुट कर दो और इन दोनों को इक्वल कर दो, x को 0 पुट कर दूंगी, इन दोनों को इक्वल कर दूंगी, तो आइटा k1 a माइनस में आपका b किसके इक्वल हो जाएगा, आइटा k2 c के। ठीक है, यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, एट करली साई 1 इज बाई करली साई 1 बाई करली x इज इक्वल टू करली साई 2 बाई करली x एट x इज इक्वल टू 0। वी हैव कितना हो जाएगा अपना, आइटा k1 a माइनस में b इज इक्वल टू आपका आइटा k2 c के इक्वल। आइटा से भी आइटा क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो k1 a माइनस b किसके इक्वल हो जाएगा, आपका k2 c के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, k1 a माइनस बी किसके इक्वल हो जाएगा, आपका k2 c के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहता है कि अगर ये इसके इक्वल था तो आपको तो पहले से ही पता है कि a प्लस बी किसके इक्वल है, c के, आपने पीछे वाली बाउंड्री कंडीशन से लगाया था, तो इसमें पुट क्यों नहीं कर देते, कर देते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम दिस हमारे पास कितना हो जाएगा, k1 a माइनस बी इज इक्वल टू अपना k2 a प्लस बी।
ठीक है। यहाँ से हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं, पहले b को a के करस्पॉन्डिंग और फिर अपना दूसरे वाला, ठीक है। तो जब इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी b इज इक्वल टू k1 माइनस में k2 डिवाइडेड बाई k1 प्लस में k2, आपका यहाँ पे a आ जाएगा, ठीक है। तो b की फॉर्म आपके पास आ गई, ठीक है, a की उसमें, तो आप क्या कर सकते हो, इजीली c को निकाल सकते हो। तो c इज इक्वल टू a प्लस b था, तो यानी कि a प्लस में ये कितना हो जाएगा, a k1 माइनस में k2 और डिवाइडेड बाई कितना है, k1 प्लस में k2 है, यानी कि c को भी a की फॉर्म में कैलकुलेट कर लिया और b तो मेरा a की फॉर्म में था ही, ठीक है। तो मैंने इसको भी कर लिया, तो मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ से, जब आप इसको सॉल्व करोगे, देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे k2 कैंसिल हो जाएगा और k1 दो बार ही आएगा, ठीक है, इसीलिए 2k1a और ये कितना हो जाएगा आपका k1 प्लस में k2 हो जाएगा। तो c की वैल्यू एक तो ये आ गई, b की वैल्यू आपकी a की फॉर्म में और a तो खुद a की उसमें था ही, ठीक है। तो अब आपको सारे कोफिशिएंट्स की वैल्यू a की उसके अंदर निकल के आ गई है। अब क्या करो, अपनी मेन फंक्शन जो है उसके अंदर पुट कर दो, ठीक है। तो मेन फंक्शंस जो आप लेके चले थे साई वाला, वो कौन सा लेके चले थे आप, ये वाली कंडीशंस लेके चले हो ना, फोर्थ और फिफ्थ वाली। तो फोर्थ और फिफ्थ में आपको क्या करना है, फोर्थ और सेवंथ, ठीक है, ये क्या थी आपकी, एक मिनट, ये फोर्थ फिफ्थ इक्वेशन है, ठीक है, फोर्थ फिफ्थ इक्वेशन है। तो इसका मतलब ये फिफ्थ में हम बोल रहे हैं भाई, इसका मतलब फिफ्थ में बोल रहे हैं, ठीक है, और ये फिर सिक्स्थ हो गई, ठीक है, तो ये सिक्स्थ हो गई, तो ये फोर्थ और सिक्स्थ से मेरे पास ये आई है, ये मेरी 7 हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब अब मैं फोर्थ और किसके बारे में बात कर रही हूँ, फोर्थ और सिक्स्थ के बारे में, ठीक है। तो ए बी जो बी सी की वैल्यू है उसको फोर्थ एंड सिक्स्थ में पुट कर दो, ठीक है। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ बी एंड सी इन इक्वेशन फोर्थ एंड सिक्स्थ, ठीक है। तो जो फोर्थ इक्वेशन है वो हमारी किसके इक्वल हो जाएगी, साई 1 इज इक्वल टू ए की पावर आइटा आपका x प्लस में b को a की फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है, अपॉन में ये कितना हो जाएगा, k1 प्लस में k2, ठीक, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, e की पावर माइनस में आइटा k1 x हो जाएगा। ये तो है x इज लेस देन 0 के लिए। और साई टू वेव फंक्शन जो ट्रांसमिटेड वाला था वहाँ पे c लिखना था, तो c की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं, इसी को ही पुट करेंगे। तो 2k1 प्लस में k2 आपका e की पावर आइटा k2x हो जाएगा आपका, फॉर x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। इनको नाम दे देते हैं, सेवन्थ तक तो जा ही चुकी थी, अब ये एट्थ और नाइन्थ इक्वेशन आपकी आ गई है, ठीक है। अब क्या करना है हमें इसके अंदर, अब आपने ये बताया था ना कि कितना आपका रिफ्लेक्ट हो रहा है, कितना ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है, तो इसके लिए आपने को निकालना पड़ेगा। तो हम इसके अंदर देख लेते हैं कि रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट और ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट जो है वो कितना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आर एट पोटेंशियल डिसकंटिन्यूटी इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइंड होएगा, आर इज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ reflected current to the magnitude of incident current, ठीक है, magnitude of reflected current to the magnitude of incident current, and T जो कि क्या बोलते हैं हम, transmission coefficient can be defined as the ratio of magnitude of transmitted current to the magnitude of incident current,
ठीक है। तो आपके पास अगर ये वैल्यू आ गई तो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी से हम क्या करते हैं, पहले इनकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर इनके अंदर क्या करेंगे, उनके उसमें करंट की जो ट्रांसमिटेड करंट वगैरह हैं उनको वहाँ पे रख के और फिर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। तो हम प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी निकाल चुके हैं, उसको हमने जे से डिनोट किया था। वो किसके इक्वल आता है, आपका प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी माइनस में आइटा एच कट बाई 2m, यहाँ पे साई स्टार डेल साई माइनस में साई डेल साई स्टार। ठीक है, ये हमारे पास होता है। तो जो वेव फंक्शंस हैं बेटा, इनको यहाँ पे क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अगर पुट कर रहे हैं तो ओनली जो रियल क्वांटिटी है उनको लेके चल लेते हैं। ठीक है। तो जो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी है आपकी, वो रियल फंक्शन के उसमें लेके चल रहे हैं। ठीक है। तो रियल के उसमें लेके चल रहे हैं तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, आपका रियल का लेके चल रहे हो ना, ये पूरा कंबाइंड फॉर्म है आपका। ठीक है। अब रियल की बात कर रहे हैं, मेरे को लगता है ये कहीं यहाँ पे स्टॉप ना हो जाए। ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको इसका रियल और जो ट्रांसमिटेड वाला पार्ट है उसका मैं बाद में करवा देती हूँ। ठीक है, क्योंकि ये मेरे को लग नहीं रहा यहाँ पे कभी कंप्लीट होए। ठीक है। इसीलिए आप क्या करोगे, इसको यहाँ तक कर लेना। ठीक है। और नेक्स्ट वाला जो है वो मैं आपको कल के उसमें करवा दूंगी, जिसके अंदर आपका जो दूसरा केस है, जिसके अंदर आपका E इज़ लेस देन V नोट है, वो वाला भी करवा दूंगी। ठीक है। और साथ में आपका एक और केस है, देखो 3 केस आते हैं इसके अंदर। एक तो आपका E इज़ ग्रेटर देन V नोट है, एक E इज़ लेस देन V नोट है, और एक E हमारा क्या है, आपकी एनर्जी से ही, जीरो से भी एनर्जी जिसकी कम होती है, यानी कि प्योरली दोनों की दोनों किस में आएंगे, आपके प्योरली इमेजनरी आएंगे। यानी कि दोनों फंक्शन साई 1 एंड साई 2 जो है वो आपके अनबाउंडेड आ गए, तो उसका सॉल्यूशन तो हम कर ही नहीं सकते। तो सिर्फ हम इन दोनों के सॉल्यूशन निकालते हैं, इसका सॉल्यूशन ही पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो आप एक बार यहाँ तक कर लो। ठीक है। और इसके बाद का जो है वो मैं आपको कल वाले लेक्चर के अंदर करवा दूंगी। ठीक है। इतना आप इसको कंप्लीट करके रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।